हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, तो जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने सीडीपी को कंप्लीट कर लिया है। सीडीपी की ऑलरेडी हम लगभग 22 क्लासेस कर चुके हैं। उसके बाद भी कोई टॉपिक बचता है तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा पेपर 2 वालों के लिए एसएसटी चल रहा है। तो जो एसएसटी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके अलावा भी जो लोग अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी एसएसटी पूछी जाती है, वो लोग भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं एनसीईआरटी वाले, वही अक्सर अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और हर एक क्लास के बाद हम एक टेस्ट का भी वो करते हैं। जो टॉपिक होता है नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लेते हैं। उसमें लगभग 40 या 50 क्वेश्चन का सेट रहता है, जो कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं जिसमें एसएसटी पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को, आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि केवल सीटेट के लिए ही है, अन्य भी इस क्लास को देख सकते हैं, चाहे वो और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन हमें टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात बता देना चाहता हूँ। कल हमारा जो टॉपिक था वो हमने पृथ्वी की गति यानी कि मोशंस ऑफ पृथ्वी वाले टॉपिक का टेस्ट लिया था, जिसमें कि लगभग 40 क्वेश्चंस हमने पूछे थे। और उसमें लगभग 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो लाइव क्लास के साथ कमेंट तो कर रहे थे, लेकिन उनका कमेंट मेरे पास 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट बाद पहुंच रहा था, या फिर पहुंच भी नहीं रहा था। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब हम कमेंट करते हैं लाइव क्लास में, तो लाइव सेक्शन में कमेंट करना होता है। जैसा कि मैंने इमेज कल व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी की थी, तो आप सभी लाइव सेक्शन में कमेंट किया करो, ठीक है। लाइव सेक्शन में आप कमेंट करोगे तो कमेंट साथ के साथ मिलता रहेगा, तभी पता चलता है कि हाँ 10 लोग कमेंट कर रहे हैं, यानी कि 10 लोग वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कल नाम भी शेयर किया था, मीनाक्षी, रिया, और उसके अलावा 2 लोग और थे, अनुपमा जी, और एक नाम और था। ये चारों लोग पीछे कमेंट कर रहे थे ऑफलाइन, तो इनके कमेंट मुझे बाद में मिल रहे थे या फिर क्लास के ख़त्म होने के बाद में मिले। तो आप ऑनलाइन लाइव जुड़ते हैं तो कमेंट लाइव किया करो। ऑफलाइन कमेंट तब आपको करना है, मान लीजिए किसी की क्लास मिस हो गई है, बाद में कोई क्लास को देख रहा है, तो बाद में ऑफलाइन कमेंट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास में लाइव सेक्शन में कमेंट किया करो आप। जब भी आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करते हैं, जो मैं शेयर करता हूँ, जैसे आपने वीडियो के लिंक पे क्लिक किया, एकदम से आपके सामने मोबाइल पे वीडियो खुलेगी, तब उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन आपको दिखेगा वो लाइव रहेगा। लेकिन आप वीडियो को एक बार बैक कर देंगे, वहाँ से बैक कर देंगे, तो फिर लाइव कमेंट नहीं होता है, फिर आपको ऑफलाइन कमेंट सेक्शन दिखता है। इसलिए क्या किया करो, किसी वजह से आपने बैक भी कर दिया है तो स्टार्टिंग में वीडियो पे फिर से क्लिक करो, वीडियो को पूरा हटा दो स्क्रीन से, फिर से क्लिक करोगे तो फिर से लाइव चैट वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और आज हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट हम आज कर लेंगे और एक पार्ट कल करेंगे, तो देख लेंगे जैसा भी होगा। कल का पार्ट यदि छोटा रहता है तो कल ही हम आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो कल ही लगा देंगे, वरना टेस्ट आपका इसका परसों होगा, ठीक है। कल आपका 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। इस वाले चैप्टर से सीटेट के अलावा भी सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे पृथ्वी के परिमंडल यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज हमारी क्लास नंबर 4 है टॉपिक वाइज, और वैसे देखते हैं तो क्लास नंबर 7 है आज हमारी, ठीक है। टोटल यदि देखते हैं तो क्लास नंबर 7 है, लेकिन टॉपिक वाइज क्लास नंबर हमारी 4 है। तो इसका पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं आज, पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं।
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पर्यावरण के 3 घटक। तो जो हमारा पर्यावरण होता है उसके 3 घटक होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्थल मंडल, स्थल मंडल जिस पर जीव रहते हैं, जैसे कि कोई पशु है, ठीक है, पक्षी है या इंसान है, कहाँ रहते हैं हम लोग? स्थल मंडल पर रहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जलमंडल, जैसे कि सागर हो गया, सागर समुद्र हो गया, नहरें हो गई, ये जलमंडल कहलाता है। इसमें भी जीव रहते हैं, जैसे फिश मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे समुद्री जीव मिल जाएंगे, ठीक है। एक होता है आपका वायुमंडल, ठीक है, वायु का चारों तरफ का जो आवरण होता है वायुमंडल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों घटक होते हैं ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जैवमंडल। किसी जीव को जीने के लिए इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। केवल जलमंडल या केवल स्थलमंडल या केवल वायुमंडल की नहीं है, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। जहाँ ये तीनों पाए जाते हैं वहीं पे जीवन संभव है, ठीक है। जीवन किस प्रकार का, जीव किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो जैसे कि एक कैटेगरी में तो इंसान, ठीक है, और आपके जीव जंतु आ जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी में क्या आ जाते हैं? पादप, पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि जैव मंडल के लिए तीनों घटक पर्यावरण के, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों में डिवाइड होती है, ठीक है। बाहर वाली जो परत है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है। तो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, एक येलो कलर की परत है, एक रेड कलर की है, और एक ऊपर वाली परत है ब्लू और ब्राउन जो आपको दिख रही है। तो सबसे ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी बोल देते हैं। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट या फिर भूपर्पटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रस्ट या भूपर्पटी। जो सेकंड वाली लेयर होती है, सेकंड वाली लेयर को क्या बोलते हैं? मेंटल, ठीक है। बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेंटल, जैसा कि साइड में लिखा भी हुआ है, ये लिखा ना मेंटल, ये क्रस्ट लिखा है। और सबसे लास्ट वाली को बोलते हैं कोर। इंग्लिश में कोर बोलते हैं, या हिंदी में लिखेंगे तो क्रोड लिख देते हैं, ठीक है, कोर या क्रोड। बीच वाली को मेंटल और सबसे ऊपर वाली को क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, इसको, ये कैसी होती है? सॉलिड होती है, यानी कि ठोस, ठीक है, और सॉलिड होती है। और आपको पता है कि स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, SPHER, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किससे मिलके बनता है? एक तो क्रस्ट जो ऊपर वाली परत है, प्लस जो ये मेंटल है ना, मेंटल की ऊपर वाली लेयर, यानी कि देखो आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये वाला निशान, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि लिथोस्फेयर क्या होती है? क्रस्ट, एक तो क्रस्ट, और जो मेंटल है, मेंटल वाली लेयर है, इसकी ऊपर वाली लेयर हाफ, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। चलिए इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल पिक्चर में लिख दिया। लिथोस्फेयर क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल किससे बन के मिलता है? यह पृथ्वी का बाहरी भाग होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया, लिख लेंगे इसको, बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग पृथ्वी का। ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका ये वाला भाग होता है बाहरी भाग। और ये किससे बन के मिल के बना होता है? एक तो ये वाला पार्ट जिसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, और एक ये बीच वाला जो पार्ट है इसका मेंटल, तो मेंटल की ऊपर वाली लेयर। ध्यान रखेंगे, जो बीच वाली लेयर है उसे मेंटल बोलते हैं, तो मेंटल की ऊपर वाली लेयर और क्रस्ट, ठीक है, ये मिलके पूरा क्या बनाती है? लिथोस्फेयर बनाती है, यानी कि स्थल मंडल बनाती है। मैंने लिख भी दिया क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट,
ठीक है, याद रहेगी इतनी बात आपको। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिए, बाद में क्लास करेंगे तो उसमें पूरा इसको डीपली पढ़ लेंगे। अब बात कर लेते हैं, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। आपको पता है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं टोटल। कौन कौन से हैं? जिनका क्रम बड़े से छोटा इस प्रकार दिया हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप में क्या आता है? हमारा भारत आता है। और एशिया महाद्वीप कहाँ पड़ता है? जैसे ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो एशिया महाद्वीप ये पड़ता है यहाँ पे। तो कौन से गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एशिया पड़ता है। उत्तरी में भी पूर्वी हिस्से में पड़ता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक बहुत अच्छे से याद रखेंगे बात कि अफ्रीका महाद्वीप अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। पहली बात, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2 बात। तीसरी बात ये कि अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में आता है। किसमें? चारों गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध में भी, पश्चिमी में भी, ठीक है, पूर्वी में, पश्चिम में, और यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो है ही ये। अब आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में भी, पूर्वी में भी, पश्चिम में भी आता है, ठीक है। ये पूरा गोलार्ध क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है, पूर्वी में भी, पश्चिम में भी। ऐसी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आता है, पूर्व में भी आता है, पश्चिम में भी आता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये भी एनसीईआरटी के पेजेस मैंने ऐड किए हैं, प्रॉपर पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। उसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उसके बाद आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से करके 7 महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से भी। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? आपका मकर रेखा पे पड़ता है, कल की क्लास में आपको बताया था। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? आपका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता रहा था अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जो चारों गोलार्धों में आता है। ये वाला क्वेश्चन कल के टेस्ट में भी था। जो लोग लाइव थे उन्हें याद होगा, कल के टेस्ट में भी अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन था कि चारों गोलार्धों में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन आता है, बताइए। था ना क्वेश्चन? आपको याद होगा क्वेश्चन था, और आपने आंसर भी लगभग सही दिया था, लेकिन किसी ने आंसर इसका रॉन्ग भी दिया था, गलत आंसर भी बताया था। शायद पोएम ने इसका आंसर गलत, पोएम पाठक ने इसका आंसर गलत दिया था। तो अफ्रीका महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में आता है, और ऐसा महाद्वीप है इकलौता जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर हो जाएगा एक, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है अटलांटिक महासागर, फिर आ जाता है आपका हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर के बाद आ जाता है दक्षिणी महासागर, या दक्षिणी महासागर का ही दूसरा नाम है अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। और सबसे लास्ट में आर्कटिक महासागर, ठीक है। अभी हम मैप पे देखेंगे, पूरा मैप पे पूरा आपको दिखाऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा महाद्वीप के बारे में भी और महासागर के बारे में, बस आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैप से जो हम समझ लेते हैं वो हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पहले ही आप लोगों के लिए कमेंट में गुड इवनिंग लिख देता हूं, ताकि आप जब आएँ तो आपके लिए आपका स्वागत हो जाए। कुछ लोग लेट ज्वाइन भी करते हैं, तो आप टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है। डेली क्लास की जो टाइमिंग है 4:45 PM है। 5 मिनट क्लास से पहले ज्वाइन करो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक क्लास पे ऑफलाइन तब तक कमेंट भी कर दो, ठीक है। ऑफलाइन या ऑनलाइन कमेंट कर दो, इतना काम आप किया करो 5 मिनट पहले। आप क्या करते हैं, 10-10 मिनट लेट क्लास में जो है जुड़ते हैं। हाँ, कल की क्लास जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और मैंने देखा 12+ भी जो स्टूडेंट कल की क्लास में लाइव जुड़े थे। इस तरह से डेली जुड़ेंगे तो अच्छा लगता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं क्लास देखने में, ठीक है। देखिए, ये मैंने महासागर आपके लिए लिख दिए हैं, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर,
फिर दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, एक ही बात है, और लास्ट में आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर के नाम हैं, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है पूछने एग्जाम में कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, सहारा। लेकिन जब क्वेश्चन में अंटार्कटिका दिया हुआ होता है तो पहले नंबर पे अंटार्कटिका आपको लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अंटार्कटिका ही, और अंटार्कटिका एक कैसा रेगिस्तान है, ठंडा, कोल्ड। लेकिन यदि प्रश्न में पूछता है आपसे कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो गर्म यदि रेगिस्तान पूछेगा तो आपका ऑप्शन होगा सहारा। तो किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं है तो आप सेकंड नंबर पे लगाएंगे सहारा। लेकिन ध्यान रखना है, जब ठंडे रेगिस्तान की बात करता है तो अंटार्कटिका लगाएंगे, और जब ठंडा शब्द यूज़ नहीं करता है और गर्म भी शब्द यूज़ नहीं, कोई भी शब्द यूज़ नहीं करेगा तो भी अंटार्कटिका लगाएंगे। लेकिन यदि गर्म शब्द यूज़ करता है तो सबसे बड़ा गर्म कौन सा होता है, सहारा, ठीक है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा। लेकिन यदि ठंडे गर्म का नाम का यूज़ नहीं करता है और आपसे पूछा है सबसे बड़ा जो रेगिस्तान कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंटार्कटिका है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, अंटार्कटिका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया है। फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है? और जो अभी तक पढ़ाया गया है, जितना भी अभी तक बताया गया है महासागर और आपका महाद्वीप के बारे में, क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलें? यस कर देंगे एक बार कमेंट में कि हाँ समझ में आ रहा है। मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियर और आपको समझ में आ रहा है। आवाज़ आ रही होगी तभी तो समझ में आ रहा होगा। तो एक बार यस कर देंगे कमेंट में सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी कमेंट में एक बार यस कर देंगे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और मेरी वॉइस क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं। ओहो, ये क्या हुआ, ये मैप थोड़ा सा उल्टा लग गया, थोड़ा तिरछा लग गया है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे सबसे पहले किसके बारे में, हम बात कर रहे थे महाद्वीप के बारे में। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। देखिए, ये देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखेंगे, ये पड़ता है एशिया महाद्वीप। तो ये पूरी तरह से कहाँ पड़ता है, इस तरह से हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा आपको दिख रही होंगी। तो ये पड़ता है आपका उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने क्या बताया था आपको, एशिया के बाद क्या आता है, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये पड़ता है फ्रेंड्स आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये कर्क रेखा जा रही है, ये भूमध्य रेखा जा रही है और ये मकर रेखा जा रही है, यानी कि तीनों ही रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और ठीक है, और ये GMT लाइन है। और अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में आता है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ठीक है। पूर्वी भाग में भी है, पश्चिमी में भी है। ये पूर्वी भाग होता है, ये पश्चिमी भाग होता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं आपसे और बता देता हूँ, अभी हमने 1-2 दिन पहले GMT के बारे में पढ़ा था ना, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है, बीच से गुजरती है, लगभग यहाँ से। तो GMT रेखा अफ्रीका से भी होकर गुजरती है, ठीक है। इस तरह से कुछ उसकी लोकेशन है। तो GMT पे कौन कौन से देश हैं, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। GMT पे कौन कौन से देश पड़ते हैं आप सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करके आप कमेंट में बाद में वीडियो के लास्ट में लिख देंगे। GMT जो रेखा होती है, ग्रीनविच मीन टाइम, उस पर कौन कौन से देश पड़ते हैं आप कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। कर देंगे ना इतना काम। इससे क्या होगा, आप कमेंट में जब लिखेंगे सर्च करके तो आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 महाद्वीपों के तीसरे नंबर पे आपका आता है उत्तरी अमेरिका, ये पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है, ये यहाँ पड़ती है पनामा नहर, ठीक है। इनको अलग करती है पनामा नहर, पनामा नहर इनको अलग करती है। यहाँ क्या पड़ता है, प्रशांत महासागर, और यहाँ क्या पड़ता है, ये अटलांटिक महासागर। चलो महासागर के बारे में बताता हूँ अभी, पहले इसके बारे में देख लेते हैं महाद्वीप के। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाता है।
4 नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या बताया था, अंटार्कटिका। ये पड़ता है फ्रेंड्स अंटार्कटिका। ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट, वाइट वाइट क्यों दिख रहा है, बाकी तो आपको सब नीला दिख रहा है, ये वाइट इसलिए दिख रहा है इसके ऊपर कोई भी मानव नहीं रहता, ठीक है। ये मानव रहित महाद्वीप है, मानव रहित। क्यों, क्योंकि यहाँ मानव का रहना संभव ही नहीं है, यहाँ केवल बर्फ है, बर्फ पड़ी है। हाँ, लेकिन कुछ देशों के यहाँ अंतरिक्ष शोध केंद्र बने हुए हैं, जैसे कि भारत के भी केंद्र हैं, मैत्री जिसका नाम है, ठीक है। और भी भारत के शोध केंद्र यहाँ, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो और देशों ने भी बनाए हैं, चाइना वगैरह ने भी बना रखे हैं, तो शोध केंद्र केवल यहाँ बना रखे हैं, उनका यूज़ करते हैं। 5वें नंबर पे हो गया अंटार्कटिका। उसके बाद आ जाता है आपका यूरोप। देखो ये आपको दिख रहा होगा यूरोप, दिख रहा है यूरोप छोटा सा। और यूरोप आपने देखा होगा एशिया से लगभग मिला हुआ है, तो यूरोप और एशिया को मिला के कंबाइंड क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया, क्योंकि दोनों एक ही प्लेट पे स्थित हैं। ये महाद्वीप, दोनों ही महाद्वीप एक ही प्लेट पे स्थित हैं। एक ही प्लेट पे स्थित है मतलब कि जब इनका निर्माण हुआ था तो इनका जो बेस था वो एक ही था, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो यूरोप है एशिया से अलग होता है यहाँ से। तो यहाँ कौन अलग करता है इनको, यूरोप को एशिया से, यूराल पर्वत पड़ता है एक यूराल पर्वत के बारे में पढ़ लेंगे। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नंबर 6। और अब बचता है नंबर 7 पे आपका लास्ट वन, सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी भाग में, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध के पूर्वी भाग में पड़ता है। तो इस तरह से आपके 7 महाद्वीप की लोकेशन है। आई होप कि ये चीज़ आपको पहले से भी पता होगा। फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ और 2 पार्ट इसलिए होने वाले हैं क्योंकि अच्छे से क्लास को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल यही खेल है इसके अंदर। आज पूरी क्लास में इसी के बारे में बताया गया है, महाद्वीप और महासागर के बारे में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो पोर्शन इसका कल होगा उसमें बाकी बचाव हम कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 5 आपके क्या पढ़ते हैं, आपके 5 पढ़ते हैं, आपके 5 महासागर पढ़ते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, प्रशांत महासागर। ये पढ़ता है फ्रेंड्स यहाँ प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शन को कह देंगे, क्या बोल देंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाले पोर्शन को क्या कह देंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऐसे ही प्रशांत महासागर यहाँ भी पड़ता है। अब आपको लग रहा होगा वहाँ से यहाँ कैसे उठ के आ गया, क्योंकि आपने देखा ना पृथ्वी गोल है, गोल है पृथ्वी, ऐसे घूमी हुई है पृथ्वी, तो ये घूम के इधर ही आ जाता है। तो ऊपर वाले भूमध्य रेखा से ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाले को दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए, अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर की लोकेशन है। इसी तरह से ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हिंद महासागर। ये देखिए भारत के नीचे वाला जो पोर्शन है ये पड़ता है हिंद महासागर। और ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी हमारे देश के नाम पे, भारत के नाम पे, भारत का नाम हिंदुस्तान है, उसी के नाम पे हिंद महासागर इसका नाम है, ठीक है। नंबर 4 पे आपका आ जाता है फ्रेंड दक्षिणी महासागर। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दें क्या, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दक्षिणी महासागर है, सॉरी ये आपको दिख रहा होगा दक्षिणी महासागर है ये। और दक्षिणी महासागर को ही अंटार्कटिका भी बोल देते हैं, अंटार्कटिका महासागर भी। क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका के पास बना हुआ है, इसलिए इसको अंटार्कटिका महासागर भी बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके 4 हो जाते हैं। और 5वां आपका कहाँ पड़ेगा, 5वां भी आपको दिखा देता हूँ मैं मैप में लोकेशन। आप ही के लिए मैप लगाया है ताकि अच्छे से समझ सको। सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव के पास ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये पड़ता है आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से 5 महासागर हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इनकी लोकेशन आपको मैप में पता होना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में थोड़ा और हम डीपली पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप स्क्रीन को हम चलते हैं ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ। अभी तो हमने जो एनसीईआरटी का पेज 1 छोड़ दिया उसको भी हम पढ़ेंगे। वही सब उसमें लिखा है जो मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में पहले बता दिया है
ठीक है, आपको दिख रहा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, पढ़ते हैं अब। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। आपको पता है केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन है, बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, कहीं पे वायुमंडल नहीं है, कहीं पे जल नहीं है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं भूमि, जल और हवा, यानी कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों कहाँ उपस्थित है? पृथ्वी पर। इसलिए यहाँ जीवन संभव है। जहाँ इन तीनों में से एक भी नहीं होगा वहाँ जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो 3 घटक हैं पर्यावरण के, स्थलमंडल, जलमंडल और आपका वायुमंडल, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, एक दूसरे से इनका समन्वय बना हुआ है, तभी तो जीवन संभव हो पा रहा है। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जिस भाग पर हम रहते हैं उसे भूमंडल बोलते हैं। ठीक है, भूमि मंडल, ठोस भाग। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, गैसों की परतें चारों ओर क्या हैं? गैसें हैं ना हमारे, नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, CO2 है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। कितने बड़े भाग पर? आपको पता है पृथ्वी के लगभग 71% पोर्शन पर केवल जल है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको पिछले चैप्टरों में बता चुका हूँ। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जो जल है वो सभी अवस्था में पाया जाता है, कुछ बर्फ की अवस्था में, कुछ जल की अवस्था में, कुछ जलवाष्प की अवस्था में पाया जाता है, वाष्प की अवस्था में। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जो जीव मंडल है हर जगह नहीं पाया जाएगा, एक सीमित क्षेत्र है जहाँ तीनों ही चीज़ मिलेंगी आपको, स्थल भी मिलेगा, जल भी मिलेगी और हवा भी मिलेगी, वहीं पे आपका जीवन पाया जाएगा। फ्रेंड्स, कहीं कहीं एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से बना होता है ना, उसको आप जरूर पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लिथास का क्या अर्थ है? पत्थर। एटमास का क्या अर्थ है? वाष्प, और ह्यूडर का क्या अर्थ है? जल। बायोस का अर्थ जीवन, कहते हैं ना बायोस्फेयर, बायोस्फेयर जीवन, बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? चलिए तो छोड़िए बात। बायोस का अर्थ होता है आपका जीवन, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। कहते हैं ना एटमॉस्फियर चारों तरफ का आवरण, तो उसमें क्या होती है? वाष्प होती है इस तरह की। ठीक है, लिथास का अर्थ पत्थर से होता है, ह्यूडर का जल से, और बायोस का अर्थ जीवन से। तो क्वेश्चन आएगा इस तरह से संबंधित आ सकता है, तो आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पूरा पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी का पेज जो मैंने ऐड किया है। ऐड करने का मतलब यही है कि पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ेंगे तो बीच से कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, तो आप उसको तुरंत से क्लिक कर देंगे। चलिए थोड़ा अब इसको हम ऊपर कर लेते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ लिया? भूमंडल तक हमने पढ़ लिया था ना। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। जो ऊपर वाला पोर्शन है ठोस होता है, भूमंडल कहते हैं। भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, बड़े स्थलीय भूभागों और महाद्वीपों के नाम से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पृथ्वी है हमारी 2 भागों में बंटती है। एक पे तो केवल महासागर है, एक भाग पे, दूसरी पे यानी कि एक पे तो जल है और दूसरी पे स्थल है। तो कह रहा है ना, स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। जो स्थल हैं उन्हें महाद्वीप बोलते हैं, जैसे कि आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये सब। और जो जलीय भाग है उन्हें महासागर बोलते हैं। ठीक है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व
के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, जो इसमें लिखा है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। जो इसमें फ़ोटो में लिखा होता है पिक्चर में एनसीईआरटी के पेज में, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसको दिखाने का मकसद केवल इतना है ताकि आपको भी श्योर हो जाए कि हाँ एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सब मैंने अपनी भाषा में ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है। ठीक है। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? बताइए। सभी तो नहीं जुड़े हुए। ठीक है, सभी के सभी नहीं जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी का जो लेवल होगा हर जगह सेम होता है। इसलिए आपने देखा होगा ना, कई बार आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा पीले कलर का एक बोर्ड लगा रहता है। तो बोर्ड पे क्या लिखा रहता है? समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर लिखा होता है ना। कई जगह और भी कई जगह लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी। तो उसका मतलब जानते हैं क्या होता है? उसका मतलब होता है जो समुद्र का जल का लेवल होता है उससे, जो कि समुद्र के जल का लेवल पूरी पृथ्वी पर समान होता है, तो उससे इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। मान लीजिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है रेलवे स्टेशन का, तो उसके लिए लिखा हुआ है, ये स्टेशन बना हुआ है, मान लीजिए 10 मीटर लिखा हुआ है, तो उस पर उसका मतलब होगा कि 10 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। ऐसा इसलिए है, इससे ये भी तो श्योर रहता है मान लीजिए बाढ़ आती है या फिर पूरा जल एक साथ फैल जाता है, तो वो हिस्सा कुछ ऊंचाई पे रहेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का आकलन करते हैं और पूरा प्रॉपर लिखा जाता है। आई थिंक ये बात आपको पहले नहीं पता होगी, मैंने आपको बता दिया है। तो आप कभी ध्यान करेंगे रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो पीले रंग का एक बोर्ड लगा हो, उस पर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। चलिए, जानते थे पहले कोई जानता है तो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हम जानते थे पहले। बताइए, आप में से कोई है ऐसा कि जिसको पहले से ये बात पता हो कि रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगा होता है पीला, उस पर ये लिखा होता है, उसका क्या मतलब है? किसी को पता है तो यस करेंगे, नहीं पता तो नो लिख देंगे। कोई भी नहीं लिख रहा? चलिए, ये क्या लिखा है? समुद्र तल का जल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। मैंने बताया ना आपको कि समुद्र का तल सब जगह समान होता है और स्थल की जो ऊंचाई है समुद्र तल से नापी जाती है। और समुद्र के तल को क्या माना जाता है? जीरो मानते हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये मैप है, ये मैप मैंने आपको करा दिया, अभी कराया था ना मैप। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये बहुत पढ़ना ज़रूरी है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। आपने सुना है माउंट एवरेस्ट के बारे में? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है समुद्र तल से? 8,848 मीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ठीक है, मेरियाना गर्त के बारे में सुना है आपने? मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है उससे भी ज़्यादा गहरा स्थान है पृथ्वी पर? सोचा आपने? सोचा है कभी? क्योंकि मेरियाना गर्त की हाइट है, गहराई है 11,022 मीटर और माउंट एवरेस्ट की है 8,848 मीटर। तो कौन सा ज़्यादा गहरा हो जाएगा? कौन सा ज़्यादा दूर हो जाएगा समुद्र तल से? ये मेरियाना गर्त। ठीक है ना। यही लिखा है कि आपने कल्पना की है। महाद्वीप के बारे में अब लिखा हुआ है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका नाम। ये विस्तृत जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। महाद्वीप एक दूसरे से अलग हैं जल संधि के द्वारा। जल संधि आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो समुद्र यानी कि 2 जल स्रोत आपस में मिलते हैं तो उसे जल संधि बोलते हैं। ठीक है, जब 2 जल के स्रोत आपस में मिलते हैं तो उसे जल संधि बोलते हैं। और 2 स्थलीय भाग अलग होते हैं, जब 2 स्थलीय भाग एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, तो उसे जल संधि बोलते हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका चित्र में दिखाया गया, मैंने आपको बता दिया। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अभी क्या लिखा है यहाँ?
स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थलीय भाग ज़्यादा पाया जाता है, बहुत बड़ा भाग, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की कंपेयर में बड़ा भाग पाया जाता है। अब देखेंगे ये वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो स्थलीय भाग ये स्थलीय भाग होता है जहाँ ये देश बने हुए हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा बना हुआ है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध की कंपेयर में पूरी पृथ्वी पर ज़्यादा है। ठीक है, बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ऊपर चलेंगे अब। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो है, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पे केवल एशिया है। ठीक है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे केवल एशिया है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, मैंने आपको बताया। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? आपको मैंने बताया है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत का मैप बना है, लगभग यहाँ से गुजरती है ना। और भारत कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। क्लियर है? और क्या लिखा है? एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एशिया था और यहाँ पे यूरोप था। तो यूरोप को कौन अलग करता है एशिया से? यूराल पर्वत। ठीक है, यूरोप एवं एशिया संयुक्त रूप से भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। मैंने बताया था ना आपको, यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, अब यूराल पर्वत की बात की थी, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ही के लिए मैप लगाया है मैंने, ये देखिए आपको दिख रहा है। ये वाला हिस्सा क्या है? यहाँ यूराल पर्वत पड़ता है यहाँ, और किसको अलग करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। यदि आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आप फ़ोन की स्क्रीन को घुमा के देख लेंगे, ये लिखा है यूराल पर्वत, ये लिखा है ना यूराल पर्वत, ये लिखा हुआ है यूराल पर्वत। यहाँ यूराल पर्वत पड़ता है जो कि आपको एशिया से यूरोप को पृथक करता है, अलग करता है। ठीक है, ये पड़ता है यूरोप। अब यूरोप के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। हमने एशिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब आ जाता है आपका यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, बिल्कुल एशिया से छोटा है यूरोप, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। यूरोप पड़ता है बीच में, क्योंकि उसके बाद पड़ता है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका पड़ता है अंटार्कटिका। ठीक है, फिर आपका यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बात बताई है कि छोटे से बड़े का जो क्रम है, या फिर बड़े से छोटे का जो क्रम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम में लगाइए महाद्वीप को, और कई सारे बच्चे इसको क्रम में भी नहीं लगा सकते। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इसको क्रम में नहीं लगा सकते, इसको उल्टा सीधा इसको कर देते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे इसका क्रम क्या है। मैंने ऊपर लिख भी दिया है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, पूरा क्रम मैंने लिख दिया है। ठीक है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप इधर पड़ता है, ठीक है, यूरोप यहाँ पड़ता है, तो एशिया के किधर हो जाएगा? ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मैंने आपको समझा रखा है ना, कौन बताएगा आर्कटिक वृत्त किसे बोलते हैं? ये भूमध्य रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा और ये वाली रेखा 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरती है? यूरोप से गुजरती है, ये यूरोप यहाँ पड़ता है। ठीक है, सही बात है ना। आगे चलते हैं। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब आ जाता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका शुरू करने से पहले आपको दिखा देता हूँ 3 तरफ से जल से कैसे घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरफ से जल से ये कैसे घिरा हुआ है। कौन सा? यूरोप। ये आ जाता है यूरोप आपका। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या पड़ता है आपके उत्तर में? ये पड़ता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, और ये वाला पोर्शन ये क्या पड़ता है? पश्चिम में ये पड़ता है आपका अटलांटिक महासागर। बताया था ना मैंने, अटलांटिक महासागर। और ये क्या पड़ता है इस तरफ? यहाँ पड़ता है नीचे की तरफ पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। क्या पड़ता है? मेडिटेरियन सी। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं क्या आपको?
सॉरी फ्रेंड्स, स्क्रीन थोड़ी सी इसकी चली गई थी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको काफ़ी बड़ा बड़ा आप दिख रहा होगा इजीली। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है आपको, ये है आपका भूमध्य सागर, जो कि यूरोप के पश्चिम में पड़ता है, यानी कि नीचे की तरफ, सॉरी पश्चिम में नहीं, दक्षिण में पड़ता है, साउथ में, यूरोप के साउथ में दक्षिण में पड़ता है भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका के बारे में। ठीक है, 2 महाद्वीप हमने पढ़ लिए, एशिया, यूरोप। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि अफ्रीका सेकंड नंबर पे आता है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा के बारे में हमने बात की थी। विषुवत रेखा कह दो या विषुवत वृत्त कह दो या 0 डिग्री अक्षांश कह दो, एक ही बात है। कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका के लगभग, ये अफ्रीका पड़ता है तो अफ्रीका के लगभग बीच से गुजरती है। क्लियर? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का जो ज़्यादा भाग है, बड़ा भाग है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आप मैप देख लेंगे एक बार, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। तो बताइए, ये बात मैंने आपको बताई कि नहीं बताई पहले ही स्टार्टिंग में? इसलिए हम पढ़ रहे हैं पेज, ताकि आपको लगे कि हाँ एनसीईआरटी का सब कुछ A to Z आप सीख रहे हैं और उसे अपनी लैंग्वेज में सरल करके मैंने लिखा भी हुआ है, समझाया भी हुआ है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लगभग बीच में पड़ता है, तो चारों गोलार्धों में आ जाता है और तीनों ही रेखा इससे गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, बता दिया पहले ही। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म, यदि यहाँ गर्म शब्द हटा देगा तो फिर क्या हो जाएगा आंसर? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? पूछा जाएगा सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा गर्म महाद्वीप गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ना ठंडा शब्द यूज़ किया ना गर्म, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी अंटार्कटिका। ठीक है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र में देख लेंगे, सीधी सी बात है। अभी हमने देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस तरफ क्या पड़ता है उसके? इस तरफ पड़ता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इस तरफ क्या पड़ता है उसके? भूमध्य सागर। नीचे क्या पड़ता है? दक्षिणी सागर। इस साइड में क्या पड़ता है उसके? हिंद महासागर। ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। एक बार मैप देख लेंगे आप। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अफ्रीका का मानचित्र देखिए, चलिए देख लेंगे, ऊपर वाला देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और नील नदी का उद्गम स्थल, नील नदी उद्गम कहाँ से होती है, कहाँ से पैदा होती है? तो विक्टोरिया झील के बारे में आपने सुना होगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कल या परसों की क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो गलत नहीं करेंगे। यदि आप गलत करते हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए, फिर डंडा आपके लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए डंडा रखा हुआ है, ये आपका रखा हुआ है आपके लिए डंडा, इससे आपकी पिटाई होगी फिर। चलिए, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन गलत आप करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का। इतनी इजी क्लास है, इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, मतलब ऐसा लग नहीं रहा होगा कि आपको ये लाइव क्लास चल रही है या फिर यूट्यूब पे क्लास लग रही है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा क्लास देख के कि आप सामने बैठे हैं, ठीक है, ऑफलाइन ये क्लास चल रही है। लग रहा होगा ना? बताइए, लग रहा है कि नहीं लग रहा? कमेंट में यस कर देंगे। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके सामने बैठ के आपको समझा रहा हूँ। बताइए, किसको लग रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल आपके सामने बैठ के ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ? यस कर देंगे कमेंट में। किसी को नहीं लग रहा? लग रहा है, अच्छा ठीक। तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये इसमें लिखा है, पता करना है। विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा
इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो दो काम आपके लिए मिल गए। एक तो मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन बताया था, वो आप चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे आप कि विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा है, किन किन भागों से होकर गुजरती है। किसके? अफ्रीका महाद्वीप के। ये अफ्रीका महाद्वीप के 7, लगभग 7 कंट्री, शायद, हाँ 7 कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप के 7 कंट्री से होकर गुजरती है। क्या? 7 कंट्री से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन कौन से 7 कंट्री हैं आप देख लेना उन्हें अच्छे से, ठीक है, समझ लेना। यदि किसी को लगता है ना कि कर्क रेखा किससे गुजरती है, भूमध्य किससे गुजरती है भूमध्य रेखा, आप समझ नहीं पा रहे, आप रट तो ले रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे अच्छे से मैप में लोकेशन के हिसाब से। और आप ये क्वेश्चन अधिकतर बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मकर रेखा किन देश से गुजरती है और किससे नहीं गुजरती, इस तरह से पूछ लेता है। तो इसके लिए एक छोटी 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा। आपको चाहिए तो, आप सभी को चाहिए कि तीनों रेखाओं पे कौन कौन से देश हैं, एक छोटी सी सर वीडियो बना दीजिए। तो कमेंट कर देंगे उसके लिए ऑफलाइन वीडियो में कि एक वीडियो बना दीजिए। कोई कमेंट नहीं करता है तो मैं इसके लिए वीडियो फिर नहीं बनाऊंगा अलग से, फिर आप पढ़ लेना गूगल से या फिर किसी बुक से, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, अब पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है। दक्षिणी अमेरिका इसके नीचे है, उससे एक बहुत ही पतले से रास्ते के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि, ठीक है। स्थल संधि किसे बोलते हैं? स्थल संधि बोलते हैं जब दो चीज़ें किसी स्थल द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। और जल संधि किसे बोलते हैं? जब दो सागर या दो समुद्र एक जल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, जल द्वारा जुड़े होते हैं। तो पनामा जल संधि पड़ती है, मैंने आपको बताया था कि ये उत्तरी अमेरिका पड़ता है और ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका। तो बीच में क्या पड़ती है? ये पनामा जल संधि पड़ती है। इधर प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, और इधर क्या पड़ता है? अटलांटिक महासागर। तो इन दोनों को जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। क्या? पनामा जल संधि। ये बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ छूट गया लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छूट गई है, उसको देख लेंगे। थोड़ा छोटा करेंगे। देखिए क्या लिखा है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, आपने सुना है एडमंड हिलेरी का नाम? क्या किया था इन्होंने? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। कहाँ के थे ये? न्यूजीलैंड के, ठीक है, पुरुष थे, मेल थे। कब? 29 मई 1953 में। और भारत के कौन थे? तेंजिंग नोर्गे शेरपा। भारत के तेंजिंग शेरपा आप याद रख लीजिए, और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। कब की थी इन्होंने चढ़ाई? 29 मई 1953 में, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली महिला, उन्होंने कब की थी? उन्होंने की थी 1975 में। तीनों ने मई के महीने में की थी, 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 में एवरेस्ट पर कदम रखा था। किसने? जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। तो पहले पुरुष तो ये थे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और भारत के कौन थे? तेंजिंग शेरपा 29 मई 1953 को, और जापान की जुंको ताबेई ने 1975 में 16 मई में एवरेस्ट पर कदम रखा। अब आ जाती है केवल यदि भारत की बात करते हैं, केवल भारत की, ठीक है। तो बछेंद्री पाल, भारत की महिला की बात करते हैं तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा, ठीक है। भारत की, केवल भारत की महिला की बात करते हैं तो बछेंद्री पाल ने 1984 में 23 मई को एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, और ये उत्तराखंड की रहने वाली थी। और इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, कहाँ? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इसका कोर्स किया था, माउंटेनियरिंग का कोर्स किया था, पर्वतारोही का कोर्स किया था, ठीक है। और भी इनके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये हमने EVS में भी पढ़ा था इनके बारे में, पेपर 1 वाले हैं उन बच्चों को याद होगा, वरना EVS हमारा शुरू होगा तो उसमें फिर इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताया गया है।
चलिए ये हमने ये छूट गया था। तो इस तरह से कॉलम बने होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इन कॉलम से। चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका के बारे में। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? सबसे पहले इसने कहा है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया पूरा, ठीक है, और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। फिर ये बीच में लाइन होती है, तो ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी, पूरी तरह से पश्चिमी भाग में है ये उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। बिल्कुल घिरा हुआ है। इस तरफ कौन सा महासागर है, कौन बताएगा कमेंट में? बताइए कौन सा महासागर है इस तरफ उत्तरी अमेरिका के? जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से आपको इतना भी आइडिया नहीं हुआ कि कौन सा महासागर है इस तरफ। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट देख रहा हूँ मैं आपके। कौन सा महासागर है? ये आपका पड़ता है इधर प्रशांत महासागर, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर, और इस तरफ पड़ता है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इस तरफ तो आपका प्रशांत महासागर हो गया। ये कहा है कि 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। अब यहाँ बताइए इस तरफ ये कौन सा महासागर है, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। ये वाला कौन सा महासागर है इधर उत्तरी अमेरिका के? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में कौन सा महासागर है? बताइए फटाफट। ये अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। 2 तरफ हो गया, इसने कहा कि 3 तरफ से घिरा है। अब आ जाते हैं ऊपर। ऊपर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका पे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। इस तरह से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। सॉरी, गलत बना दिया मैंने। तो पूरा भाग, ये अधिकतर भाग किस में है? इसका अधिकांश भाग किस में है? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि साउथ वाले में पड़ता है, ठीक है। और इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? आप बता सकते हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। कौन कौन से महासागर हैं पश्चिम में? तो सेम वही प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और पूर्व में कौन सा हो जाएगा? वही सेम अटलांटिक। कौन सा? उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर पड़ता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ लिखी है, जो उसको ध्यान से समझेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किसके? दक्षिणी अमेरिका के। कहाँ फैली हुई है? मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बना के बताता हूँ। ये आपका दक्षिण अमेरिका है। पेन ले लेता हूँ यहाँ से ऐसे फैली हुई है, ऐसे उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। ये एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ, ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। याद रखेंगे, रट लेंगे, यहाँ दिमाग में एंट्री कर लेंगे। ये देखिए, इसे पढ़ लेते क्या लिखा है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का क्या नाम है? अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का क्या नाम है। मतलब जल से दो समुद्री जो भाग हैं जुड़े हुए हैं। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच ये वाली यहाँ एक जल संधि है, उसे बोलते हैं पाक जल डमरू। क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू। आप याद रखेंगे, ठीक है। मैप से आपको समझा दिया है पूरा। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अभी हमने तो बात करी थी कि सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है। फिर ये दक्षिणी अमेरिका में कहाँ से आ गया? नील नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी का मतलब है चौड़ी, चौड़ी ऐसे। ये वाली चौड़ाई सबसे ज़्यादा है किसकी? अमेजन नदी की, जो कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। कहाँ बहती है मैं आपको बता देता हूँ।
किस तरह से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये नदी जो बहती है अमेजन, यहाँ से बहती है इस तरह से, ठीक है, और ये ब्राज़ील पड़ता है ना, यहाँ ब्राज़ील से होके जाती है, ये ब्राज़ील से होके जाती है और यहाँ किस में गिरती है, अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है, ठीक है, ब्राज़ील से होते हुए जाती है। और एक यहाँ दूसरा देश है उससे, ये कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से ये निकलती है, ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है जो मैंने आपको बताया था, जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। जल संधि किसे बोलते हैं, दो जलीय भागों को एक साथ जो कनेक्ट करता है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अमेजन के बारे में याद रखेगा, अमेजन सबसे बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी, मतलब उसका आयतन ज़्यादा है। और कहाँ पड़ती है, साउथ अमेरिका में पड़ती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, ब्राज़ील से होते हुए जाती है। थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, बिल्कुल मैंने आपको बताया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो भी भूमि का हिस्सा चारों तरफ से जल से घिरा होगा उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, द्वीप, ठीक है। जो तीन तरफ से जल से घिरा होगा उसे बोलेंगे प्रायद्वीप। जैसे कि भारत का ये मैप बनता है तो तीन तरफ, इधर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल, तीन तरफ जल है तो इसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। चारों तरफ जिसके जल होता है उसे बोलते हैं द्वीप। जैसे कि अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं, चारों तरफ उनके जल है। अब आ जाता है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका को दिखाने से पहले, पढ़ने से पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के एक बार दर्शन करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये आ गया। थोड़ा छोटा कर लेंगे अब। फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा है ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है, जल है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसलिए इसको बोलते हैं द्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी जीएमटी रेखा हो गई, और ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो ये कहाँ पड़ता है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध के पूर्वी भाग में पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। मैप से आपको अच्छे से एक बार याद हो जाता है। कहाँ आ गए थे हम, अफ्रीका हमने पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका भी हमने पढ़ लिया था, और दक्षिणी अमेरिका भी हमने पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ लिया। अब आ गए थे हम कहाँ पे, अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका से हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मुझे दिख रहा है कि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होती हुई जा रही है, तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। एक बार अंटार्कटिका हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, अंटार्कटिका पढ़ लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जलमंडल से हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी। मुझे भी थोड़ा सा काम रहता है, इवनिंग में मैं भी घूमने के लिए जाता हूँ, ठीक है, इवनिंग में थोड़ा सा टहलने के लिए जाता हूँ दोस्तों के साथ, तो ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो यहाँ से जलमंडल से हम कल पढ़ेंगे। अब ये पूरा कर लेते हैं फटाफट से। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, बिल्कुल, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पड़ता है पृथ्वी के, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पड़ता है। मैंने दिखाया था ना, वाइट वाइट जो आपको दिखता है, केवल बर्फ पड़ती है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में पड़ता है। ये महाद्वीप इस तरह से बना हुआ है, ये दक्षिणी ध्रुव पड़ता है यहाँ पे, तो लगभग इसके बीच में पड़ता है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यह दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसलिए यहाँ क्या होता है, हमेशा ये बर्फ़ की मोटी मोटी परतों से ढका रहता है, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। मैंने बताया था ना कि अंटार्कटिका पे कोई मानव नहीं रहता है, वहाँ केवल शोध केंद्र हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री, दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री जो था सबसे पहले था, वो अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल नष्ट हो चुका है। मैत्री यहाँ अभी भी है, और एक उसके बाद एक और बन गया है, वो भी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के जो शोध केंद्र हैं वो क्या नाम है उनका, अंटार्कटिका में जो बसे हुए हैं उनका क्या नाम है, बने हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास,
और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। वो आपने देख ही लिया होगा, कंटेंट कितना अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी। मैं जो आपको बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में या टाइप करके आपको जो पीडीएफ बनाता हूँ वो सेम एनसीईआरटी में लिखा रहता है, ठीक है, बिल्कुल वही मैं आपको बताता हूँ, अलग से मैं आपको कुछ नहीं बताता। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करता हूँ, आपको भी कई बार जोर दे के उस चीज़ को बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ आपको पढ़नी है, याद करनी है, अच्छे से समझनी है। इस तरह से आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। हालांकि ये तो सीटेट के लिए क्लास चल रही है, तो मैंने क्या सोचा है बाद में हम ज्योग्राफी की फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, केवल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी एक आधार, एक बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से लेके हीरो सीरीज एकदम। तो उसमें ज्योग्राफी का आप A to Z समझ जाएंगे। ज्योग्राफी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, चाहे तो भारत की ज्योग्राफी आप पढ़ लो, चाहे फिर आप जो है विश्व की, तो उसमें सब कुछ ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसको बैच को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके लिए फ्री रहेगा, कोई उसका चार्ज नहीं होगा। तो अभी सीटेट हमारा फोकस है, तो सीटेट के लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उतना डीपली हम नहीं जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अब आपसे एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, इसी का पार्ट 2 रहेगा, इसमें जलमंडल है और आगे जो भी चीज़ें हैं। और इसमें क्लास में समय बचता है तो क्विज़ भी ऐड कर लेंगे, वरना क्विज़ फिर नेक्स्ट डे ले लेंगे, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई और अपना रिवीजन आप करते रहिए। और आपको आज की क्लास कैसी लगी है इसका फीडबैक प्लीज़ आप यूट्यूब पर इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप ज़रूर फीडबैक दिया करो, ठीक है, मुझे बोलना पड़ता है इसके लिए। बाकी अभी तक चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।